नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्राध्यापिका नमिता। आज का मेरा विषय है समास। तो यहाँ पर समास यानी कि संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही हम समास कह सकते हैं। तो परिभाषा कैसी होगी वो देखते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा रूप। शाब्दिक अर्थ होगा छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कह सकते हैं। यानी एक या एक से अधिक शब्द जो होते हैं उन्हें छोटा बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, दया का सागर, इसका सामासिक शब्द दया सागर। उसी प्रकार से दूसरा, युद्ध के लिए भूमि, इसका शाब्दिक जो ये शब्द, बहुत सारे शब्द है यहाँ पर, इसे छोटा बनाया गया है युद्ध भूमि। उसी प्रकार से सत्य के लिए आग्रह, इसका सत्याग्रह बन गया है। तो इस प्रकार से शब्दों को, अनेक शब्दों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया ही जो है समास कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके अंतर्गत दो बातों को हमें ध्यान में रखना है। दो बातें यहाँ पर आती है, दो स्तर है, जो कि एक तो एक से अधिक शब्द को एक करना अर्थात समस्त पद, एक से अधिक शब्दों को एक करना अर्थात उसे हम समस्त पद कह सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट देखिए, समस्त पद का विग्रह करना। ये दो बात हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर समस्त पद, एक से अधिक शब्द को एक करना अर्थात समस्त पद। तो ये समस्त पद क्या है, ये हमारे मन में उठेगा। तो देखते हैं कि ये समस्त पद क्या है। समास अर्थात संक्षेप की प्रक्रिया द्वारा छोटे बनाए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद भी कहा जाता है। यानी कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद यानी कि जो समास की प्रक्रिया होती है, एक या एक से अधिक शब्द जो वहां पर हमें मिलते हैं, उन शब्दों को हम छोटा कर कर लिखते हैं। जैसे कि इससे पहले आपको मैंने उदाहरण दिखाया था, दया का सागर। दया का सागर, इतने बड़े शब्द को हम क्या करते हैं, इतने अलग अलग शब्दों को मिलाकर हम एक करते हैं, दया सागर बन गया है। तो इस तरह से छोटा किया गया शब्द को ही हम समस्त पद और उसे हम सामासिक पद भी कह सकते हैं। जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो, उसके पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। यानी कि जो समस्त पद हमें मिलता है, दया का सागर, दया सागर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दया का सागर, दया सागर कहकर हमने समस्त पद हमें मिल गया। उस समस्त पद में दया यानी कि पूर्व पद पहला पद है, सागर दूसरा पद, उसे हम उत्तर पद कह सकते हैं। तो इन सभी बातों को हमें समास के बारे में लिखते वक्त हमें क्या करना है कि इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है उदाहरण देखते हैं समस्त पद के बारे में। देशवासी, तो यहाँ पर देखिए देशवासी, ये समस्त पद है। इसे का क्या होगा, देश का वासी को हमने देशवासी किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देशवासी समस्त पद हो गया। इसमें देश पूर्व पद है और वासी उत्तर पद है। तो इस प्रकार से इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। जो एक या एक से अधिक शब्दों को छोटा कर कर लिखने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, और जो पद वहां पर हमें मिलेगा उसे हम समस्त पद कहते हैं। और उस पद में क्या होगा कि पहला पद पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाएगा। इस बात की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं समस्त विग्रह। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि समास के बारे में जानकारी हासिल करते वक्त दो स्तर को हमें ध्यान में रखना है। उसमें से पहला मैंने बताया आपको समस्त पद के बारे में। अब दूसरा जो है उस वहां पर मैंने बताया था आपको कि समस्त पद को विग्रह करना, तो उसी को हम समस्त विग्रह कह सकते हैं या समास विग्रह भी कह सकते हैं। तो समस्त पद को पुनः तोड़ना,
पुनः तोड़ना, यानी कि उसका अर्थ ये है कि उसके खंडों को पृथक 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 अर्थात अलग अलग कर कर लिखने की प्रक्रिया जो होती है, वो अवस्था में लाने की क्रिया को ही हम विग्रह या समास विग्रह कह सकते हैं। तो समस्त विग्रह या समास विग्रह या विग्रह भी उसे कहते हैं, यानी कि जो समस्त पद हमें मिलता है उससे हम दोबारा से अलग अलग कर कर लिखने की प्रक्रिया जो होती है, जो क्रिया वहां पर हम करते हैं, उसी को हम समास विग्रह कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, गुरु दक्षिणा समस्त पद का विग्रह रूप होगा गुरु के लिए दक्षिणा। इस प्रकार से गुरु दक्षिणा ये एक समस्त पद है, इसका विग्रह रूप कैसे होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। इस प्रकार से, उसी प्रकार से प्रतिदिन, प्रतिदिन ये एक समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे किया जाएगा? प्रत्येक दिन अथवा या दिन दिन, इस प्रकार से विग्रह किया जाता है। तो ये जो है समस्त पद हो गया, ये समस्त विग्रह या समास विग्रह हो गया। उसके बाद देखते हैं समास पद के भेद। समासों के परंपरागत 6 भेद है। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। सबसे पहला देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है, अर्थात जब दो शब्दों के बीच कारक की विभक्ति को हटाकर मेल किया जाता है, तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास का जो डेफिनेशन यानी परिभाषा इस प्रकार से होगा, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ एक और बात वहां पर होगी, जो पदों के बीच के परसर्ग, परसर्ग यानी कारक की विभक्ति चिन्ह जो होता है उसका लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कह सकते हैं। इसके कुछ भेद है, तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। परसर्ग लोप के आधार पर, परसर्ग यानी कारक के विभक्ति चिन्हों के गायब होने के आधार पर, लोप के आधार पर कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। तो ये जो है कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर यानी कारक के दृष्टि से यहाँ पर इसके 6 भेद किए गए हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर क्या होता है, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है को का लोप होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मतदाता, यहाँ पर देखिए मत को दात देने वाला, को का लोप हुआ है, मतदाता समस्त पद मिला है। उसी प्रकार से गिरह को काटने वाला गिरहकट, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए को, दोनों उदाहरण में हम देख सकते हैं कि को परसर्ग यानी को विभक्ति का लोप हुआ है। तो ये उदाहरण किसका होगा? कर्म तत्पुरुष का होगा। उसके बाद जो आएगा करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह क्या है? से, तो से का लोप यहाँ पर हो जाएगा। जैसे देखिए जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुह से मांगा, मुह मांगा, गुणों से हीन, गुणहीन। तो यहाँ पर देखिए करण का यहाँ पर चिन्ह, करण के कारक का चिन्ह यहाँ पर लोप हुआ है, तो इसीलिए ये क्या होगा? करण तत्पुरुष का उदाहरण है। और जहां पर करण कारक चिन्ह का लोप होता है उसे हम करण तत्पुरुष कह सकते हैं। अगला जो आएगा संप्रदान तत्पुरुष, जहां पर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए हथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, युद्ध
के लिए भूमि, युद्ध भूमि। तो यहाँ पर के लिए जो है तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि के लिए का लोप यानी यहाँ पर गायब हुआ है, यानी कि यहाँ ये जो है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। और जहाँ कहीं पर भी संप्रदान कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कह सकते हैं। अगला देखते हैं अपदान तत्पुरुष। जहां अपदान कारक चिन्ह का लोप होता है, जहां कहीं पर भी अपदान कारक चिन्ह का लोप होता है उसे हम अपदान तत्पुरुष कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें यहाँ पर धन से हीन, अपदान का चिन्ह कौन सा है? से। तो यहाँ पर से लोप हुआ है, गायब हुआ है, धनहीन। भय से भीत, भयभीत। जन्म से अंधा, जन्मांध। तो यहाँ पर तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि से का लोप हुआ है, तो इसीलिए ये जो है इस प्रकार से बन गया है, समस्त पद मिल गया है, इसे हम अपादान तत्पुरुष कह सकते हैं। इसके बाद जो आएगा संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रेम का सागर, प्रेम सागर। दिन की चर्या, दिनचर्या। भारत का रत्न, भारत रत्न। तो यहाँ पर का की सब इनका लोप हुआ है। तो जहां कहीं पर भी संबंध कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे हम संबंध तत्पुरुष कह सकते हैं। उसके बाद जो आएगा अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं। जैसे कि नीति में निपुण, नीति निपुण। उसी प्रकार से आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो यहाँ पर में जो अधिकरण कारक का चिन्ह जो है पर में का लोप हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। ये हो गए तत्पुरुष समास के 6 भेद। उसके बाद जो आएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष का ही एक भेद माना जाता है। इसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं, कहते हैं। और इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, अर्थात इस समास में एक पद विशेषण है और दूसरा विशेष होता है। पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। उस अथवा क्या होगा? उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। काली है मिर्च, काली मिर्च। नील है जो कमल, नील कमल। पीत है जो अंबर, पीतांबर। चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। और सद है जो गुण, सद्गुण। तो इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं विशेषण, विशेष और उपमान और उपमेय का संबंध दिखाई देता है। इसीलिए ये जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद समूह का बोध कराता है। तो यहाँ पर ये जो है पूर्व पद में संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु समास कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। 7 दीपों का समूह, सप्तदीप। उसके बाद 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन। उसके बाद 7 मंजिलों का समूह, सतमंजिल। अगला जो समास होगा द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान हो और प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पर हमें टाइटल से ही यानी शीर्षक से ही पता चलता है कि द्वंद्व, वहां पर द्वंद्व क्रिएट होता है। यानी कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह क्या होगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए माता और पिता, माता पिता। राम और कृष्ण, राम कृष्ण। भाई और बहन, भाई बहन। पाप और पुण्य, पाप
पुण्य, सुख और दुख, सुख दुख। ये जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। उसके बाद जो आएगा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी कि तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। अर्थात जिस समास में जो समास वहां पर होता है, जो प्रक्रिया वहां पर होगी, उसमें क्या होगा कि दोनों पदों के मध्य से एक तीसरा ही अर्थ निकलने वाला शब्द वहां पर मिलेगा। दोनों शब्दों के मेल से वहां पर क्या होगा, एक तीसरा ही शब्द वाला, अर्थ वाला शब्द वहां पर आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, महान आत्मा है जिसका, अर्थात ऊंची आत्मा वाला, उसे क्या कहेंगे, महात्मा। नीलकंठ है जिसका, नीलकंठ यानी कि शिव जी को कहते हैं अर्थ। लंबा उदर है जिसका, यानी कि लंबोदर, अर्थ क्या होगा, स्पेशली गणेश को कहा जाता है लंबोदर। और गिरि को धारण करने वाले, गिरिधर, कृष्ण को बताया जाता है गिरिधर कहकर। उसी तरह से बहुत कंजूस व्यक्ति को मक्खी चूस। इस प्रकार से अगला जो आएगा अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो, अव्ययी यानी कि क्या है, अविकारी शब्द, जिसमें लिंग वचन जो भी आए तो भी, लिंग वचन कारक काल पुरुष, जिस किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी बदलाव ना हो, वह अविकारी शब्द है। उस अविकारी शब्द का दूसरा नाम जो है उसे हम अव्ययी भी कहते हैं। तो जहां कहीं पर भी जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो, पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्ययी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, स्थान के अनुसार, यथास्थान, जीवन भर, अजीवन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, समय के अनुसार, यथा समय। यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्व पद, पहला पद यथा, अजीव, और प्रतिदिन में प्रति, यथा समय में यथा, ये सभी जो है पहले पद जो है अव्ययी है। तो इसीलिए ये क्या होगा, अव्ययी भाव के उदाहरण है। इस प्रकार शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रकार अब तक हमने देखा कि सभी किस तरह से समास क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरणों को भी हमने देखा। तो इस प्रकार जो है शब्द समूह को संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के माध्यम से शब्दों के रूप और उसके अर्थ में कई विकार आते हैं, कई विकार यानी कि कई परिवर्तन आते हैं, जिससे शब्दों की एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो इसी तरह इन सभी को कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।